है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो इसमें सिग्नेचर लगाना जरूरी होती है। जैसे आपकी फिजिकल सिग्नेचर होती है सेम वैसे ही डिजिटल सिग्नेचर भी होती है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो आपको परचेज करना होता है। क्या करना होता है? क्या करना होता है? परचेज करना होता है, वैलिडिटी पीरियड के साथ आता है। और अगर आपकी जरूरत पड़ती है ई फॉर्म में सर्टिफाई करने की तो आप इस सिग्नेचर को लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाऊं तो ये एक फॉर्म है, इसमें देखो डेजिग्नेशन मेरी लिखी है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, ये मेरा मेंबरशिप नंबर है, और ये देखो ऐसा होता है डिजिटल सिग्नेचर, दिख रहा है? क्या लिखा है यहाँ पर? डिजिटली साइंड बाय ये। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया तो ये मेरी सिग्नेचर है जो अप्लाई हो गई। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये बताओ? यस सर। तो आपको ये बात समझनी होगी और अच्छे से ध्यान रखनी होगी बेसिकली कि ई फॉर्म्स जो होते हैं उनका सर्टिफिकेशन लगता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक कॉलम बना होता है जहां पे आपको डिजिटल सिग्नेचर जो होती है वो करनी होती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि किसको करनी होती है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि डिजिटल सिग्नेचर के अलग अलग यूजर्स है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के जो एम्प्लॉइज है वो डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम उनके पास फॉर्म जमा करते हैं तो वो अपनी साइन करके बताते हैं कि हम फॉर्म अप्रूव कर दिए। उसके जितने प्रोफेशनल्स है, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, उनको भी डिजिटल सिग्नेचर देनी होती है। फिर जो कंपनी के लोग होते हैं जैसे एमडी हो गया, डायरेक्टर हो गया, मैनेजर, इनको भी डिजिटल सिग्नेचर लगती है। बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी लगती है। आपसे मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताओ डिजिटल सिग्नेचर के यूजर्स कौन कौन है। अगर आया तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ठीक, अब आगे आप सुनो। जैसे आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए तो कौन प्रोवाइड करता है? तो उसके लिए जो कंपनीज होती है उनको बोला जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ठीक है। ये वो कंपनियां है जो डिजिटल सिग्नेचर बेचती है, जैसे एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गई, कैप्रिकॉर्न हो गई, ठीक है, और इसके एन कोड हो गई। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो डिजिटल सिग्नेचर बेचती है। तो किसी भी पर्सन को आज की डेट में अगर डिजिटल सिग्नेचर चाहिए तो उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ इन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के पास जाना होगा और वो आपको डिजिटल सिग्नेचर 1 साल की या 2 साल की वैलिडिटी के लिए दे देते हैं। आप बता दो, कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? फिर से बोलूं कि क्लियर है? जल्दी बोलो। क्लियर है सर। ओके, तो ये डिजिटल सिग्नेचर का बेसिकली कंसेप्ट हो गया। अब उसके बाद आपको जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पहले मैंने बोला उसको करना है अपने को। तो डिजिटल सिग्नेचर जैसे आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको पढ़ना होता है रिफंड का रूल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आज भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के सिस्टम में प्रॉब्लम है कि जैसे मैं कोई ई फॉर्म अपलोड करता हूँ तो भाई मुझे क्या होता है, इसकी पेमेंट करनी होती है। कई बार क्या होता है, पेमेंट डिडक्ट हो जाती है, पेमेंट डेबिट हो जाती है, लेकिन फॉर्म अप्रूव नहीं होता। फॉर्म अप्रूव नहीं होता। आपके साथ भी कई बार होता होगा, रेलवे टिकट बुक करते होगे तो सरकारी सिस्टम ही ऐसा है। क्या होता है, पैसा कट जाता है, काम नहीं होता। हुआ है क्या कभी आपके साथ ऐसा? बोलो। नहीं सर, अभी तक तो हुआ नहीं है ऐसा। तो रिफंड क्या होता है आप समझ लो। एमसीए का एक ऐसा सिस्टम है, अगर आपका पैसा कट गया है और आपका अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ या फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है तो आपका पैसा रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो ये रिफंड कब कब आपको मिलेगा? पहला ये तब आपको मिलेगा जब आपने मल्टीपल पेमेंट कर दिए। क्या कर दिए? मल्टीपल पेमेंट। जैसे आपने एक बार गूगल पे से पेमेंट करी तो उसमें क्या प्रोसेसिंग दिखाया, तो आप फिर से एक और बार पेमेंट कर दिए। एक ही फॉर्म की जैसे आप 2 बार पेमेंट कर दिए तो एक पेमेंट आपको क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। आप बता दो, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, वैसे अगर आपने इनकरेक्ट पेमेंट कर दी, मतलब जैसे आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी थी, जितनी करनी थी धोखे से आपने उससे ज्यादा कर दी, तो जितना एक्स्ट्रा है वो क्या हो जाएगा आपका, या जो गलत है वो क्या हो जाएगा आपका, वापस हो जाएगा। रिफंड हो जाएगा। ठीक। तीसरा, अगर आपने किसी फॉर्म की या किसी चीज की एक्सेस पेमेंट कर दी है तो कितना भी आपने ज्यादा पे किया हो, जितना एक्स्ट्रा पे किया आपको वापस हो जाएगा। तो याद रखना 3 तरह में रिफंड होता है। पहला, अगर आपने एक साथ कई पेमेंट कर दी एक फॉर्म के लिए, या गलत पेमेंट कर दी या ज्यादा पेमेंट कर दी। पहले बताओ इतनी बार समझ आई कि नहीं आई? यस सर। कुछ चीजों में आपको रिफंड नहीं मिलता,
कुछ जगहों पर आपको रिफंड नहीं मिलता, मतलब आप पेमेंट कर दिए तो पैसा रिफंड नहीं होगा। नंबर 1, अगर आपने पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए पैसा दिया है, एमसीए सर्विस में कॉलम है जहां पे आप 100 रुपए फीस पे करके 100 रुपए फीस पे करके किसी भी कंपनी का डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। तो मान लो अगर आपने 100 रुपए पे किया, आपके अकाउंट से डेबिट हो गया, कट गया है, ठीक है, तो ये आपको रिफंड नहीं होगा, ये नॉन रिफंडेबल है। सर कितना समझ में आई मेरी बात? पूरा सर। दूसरा, अगर आपने सर्टिफाइड कॉपीज मांगी है, सर्टिफाइड कॉपीज का मतलब होता है किसी कंपनी के पेपर्स मांगे, देन अगेन इसका भी 100 रुपए लगता है। तो 100 रुपए अगर आपके अकाउंट से कट भी गया और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं भी हुआ तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। कितना क्लियर है? पूरा सर। अच्छा, वैसे ही अगर आपने ट्रांसफर किया है शेयर और ट्रांसफर डीड भरी है, तो ट्रांसफर डीड भरने के लिए आपने पेमेंट करी होगी। अच्छा, व्हाट इज ट्रांसफर डीड? ये फॉर्म SH4 होता है, मतलब ये ट्रांसफर फॉर्म है। एक पर्सन को दूसरे पर्सन को शेयर ट्रांसफर करना तो ट्रांसफर डीड भरी जाती है। तो अगर आपने ट्रांसफर डीड खरीद ली है तो इसका पैसा नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं होता। कितना क्लियर है? पूरा सर। वैसे अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी है या आपने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में कोई पेमेंट करी है, ठीक है, या फिर STP फॉर्म भरा है, STP का मतलब अभी नीचे आपको मैं बता रहा हूं तो आपको एकदम अच्छे समझ आ जाएगा, या फिर आपने फॉर्म DIR3 भरा है। DIR3 मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ डिन। डिन के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है और 500 रुपए आपने जमा करे हैं तो ये नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं होते हैं। आप बताओ, आपको रिफंड का प्रोविजन समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छे से। तो रिफंड कब कब होता है? जब आप कैसी पेमेंट कर दो, या तो मल्टीपल पेमेंट मल्टीपल पेमेंट या तो एक्सेस पेमेंट। पहले बताओ, इतनी बार समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छे से आई कि दिक्कत है? बाकी लोग को आया कि नहीं आया बेटा? आ गया सर। क्लियर है कंसेप्ट? हाँ सर। तो रिफंड जैसे आपने कर दिया, तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो बेटा आपको करना होता है वो ये है कि जैसे आप क्या सारे डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन इंस्पेक्शन कर सकते हो? तो नॉर्मली ये माना गया, आपको मैंने कई बार बता दिया है, 2-3 बार तो बता ही दिया है कि जो भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ROC के पास है, आप व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिंक पर जाकर क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हो। ये मैंने बताया कर क्या? सकते हैं। यस सर। तो डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को पब्लिक डॉक्यूमेंट माना गया है? तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, चार्जेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, एनुअल रिटर्न से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, कंपनियों की जो बैलेंस शीट है, ये डायरेक्टर्स के जो डिटेल है, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है। तो याद रखना, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, चार्ज मतलब लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट, आपके एनुअल रिटर्न, बैलेंस शीट और डायरेक्टर्स में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो सारी चीजों का आप चेक कर सकते हो 100 रुपए पे करके। और चाहो तो इसकी सर्टिफाइड कॉपीज भी जो है वो घर मंगवा सकते हो। आप बताओ, इसमें आपको कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है ये? अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आता है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज की डेट में अगर आप CA या CS का काम कर रहे हो और आपको भी फाइलिंग वर्क करना होता है, मतलब ई फॉर्म डाउनलोड करना होता है, भरना होता है, फिर अपलोड करना होता है, कौन सी वेबसाइट में जाके? वेबसाइट का क्या नाम है बोलो? MCA। में। तो उसके रिक्वायरमेंट क्या, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है? तो आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो विंडोज होना चाहिए, प्रेफरेबली वो भी विंडोज 7 और अबव। कोई दिक्कत? एक ब्राउजर होना चाहिए, गूगल क्रोम माना जाता है मेनली। कोई दिक्कत? अडोब रीडर होना चाहिए, PDF वीवर, ये 10.1.4 वर्जन का होना चाहिए। बनेगा? यस सर। पेपर को स्कैन करने के लिए स्कैनर होना चाहिए और कंप्यूटर में जावा सॉफ्टवेयर डाला होना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट है। आपको एग्जाम में पूछता है बेटा ये सबसे क्वेश्चन, इसको अच्छे से करना है अपने को। क्लियर है ये बात? समझ आ गया? प्री रिक्विजिट कोई दिक्कत? यस सर। अच्छे से। नहीं सर। नेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा है नीचे? क्या लिखा है? इम्पोर्टेंट टर्म यूज्ड इन ई फाइलिंग। करोगे तो फॉर्म्स में बटन्स कौन कौन सी होती है? रिमोट बटन्स है। रिमोट बटन मतलब सबकी अपनी फंक्शनैलिटी होती है।
ठीक, आपको मैं शो कर रहा हूँ, आप देख लो, ठीक है, तो उससे आप क्या एकदम आराम से सीख जाओगे। ये देखो, ये सबसे पहली यहाँ पे बटन कौन सी लिखी है, कौन सी बटन बनी है? प्रीफिल। प्रीफिल बटन क्या है पता है? यहाँ पे जैसे अगर मैं सिन नंबर लिखता हूँ और प्रीफिल दबाता हूँ ना, तो ये कंपनी का नेम और कंपनी का एड्रेस अपने आप फिल हो जाता है। प्रीफिल का मतलब क्या होता है? इंटरनेट से अगर आपका फॉर्म कनेक्टेड है, आप ये बस सिन नंबर डालो, प्रीफिल दबाओ, कंपनी का डिटेल अपने आप आ जाएगा। आप बताओ, आपको प्रीफिल का मतलब समझ आया कि नहीं आया? यस सर। प्रीफिल ई फॉर्म का वो फंक्शन होता है जिसको दबाते ही जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स होते हैं वो अपने आप आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया गया, कॉस्ट ऑडिटर का डिटेल डाला गया, उसका फॉर्म नंबर डाला गया, प्रीफिल दबाया गया, तो उसके भी सारे डिटेल आ गए। आप बताओ, आपको प्रीफिल बटन का मतलब समझ आया कि नहीं? एक ऐसी बटन जिसको फिल करने पर फॉर्म अपने आप भरा जाता है। क्लियर है? यस सर। दूसरी बटन देखो, दूसरी बटन जो होती है बेटा, वो होती है अटैच। आप बताओ क्यों होती होगी ये? फाइल्स अटैच करने के लिए। इस चीज को अटैच करने के लिए इस फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को अटैच करना है तो अटैच बटन दबाया जाता है। क्लियर है? अब जैसे आपने क्या पूरा फॉर्म भर दिया, ठीक है, यस आपने सर। पूरा फॉर्म भर दिया, तो आपको फिर दबाना होता है चेक फॉर्म। दबाना होता है, चेक फॉर्म। आप चेक फॉर्म दबाओगे ना तो ये चेक। बता देगा कि कहीं कोई कॉलम छूटा है कि नहीं, आप वहीं पे वापस पहुंच जाओगे। फिर अब फाइनली जब इसको पूरा भर दोगे ना, फिर क्लिक करोगे, तो फिर ये फॉर्म लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉक। लॉक लॉक। के बाद ही हमेशा डिजिटल सिग्नेचर लगती है, ये याद रखना। बिना फॉर्म लॉक हुए डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगती है। पहले बताओ, नहीं इतना लगती। समझा है कि नहीं? यस सर। कौन कौन सी बताया आपको मैं अभी? प्रीफिल, प्रीफिल, अटैचमेंट और अटैच, चेक फॉर्म। चेक फॉर्म। ये तीन क्लियर है बटन आपको? यस सर। तो कि हम फॉर्म भर दिया, चेक वेक कर दिया, कल को लगता है कि फॉर्म में कोई गड़बड़ है, तो क्या करें? तो उसके लिए मॉडिफाई बटन दी हुई है। क्या दी हुई है? मॉडिफाई। मॉडिफाई बटन में जैसे ही दबाऊंगा, फॉर्म वापस रीओपन हो जाएगा। ये जो सिग्नेचर दिख रही है ना, ये हट जाएगी। यस सर। ठीक है, फिर जो ओके। चेंज आपको फॉर्म में करना है कर दो। सिग्नेचर इसलिए हट जाती है क्योंकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। आपको फिर मॉडिफाई करके वापस चेक फॉर्म करना होगा, फिर फॉर्म लॉक होगा, फिर सिग्नेचर होगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? हाँ। पक्का कि गया सिर के ऊपर से? आ गया सर। यहाँ पे मैं अभी मॉडिफाई फिर दबा, से ऑल्टर करने के लिए यूज होता है ना? हाँ, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे? डिजिटल सिग्नेचर इफ ऑलरेडी मेड विल बी क्लियर्ड। हट जाएगा सिग्नेचर। ठीक है, यस सर। तो हटाया नहीं हटाते। ठीक, फिर जब हो गया सारा काम तो प्री स्क्रूटिनी दबाया जाता है। क्या दबाया जाता है? प्री स्क्रूटिनी। प्री स्क्रूटिनी में तो फाइनल चेक होता है कि अब कुछ और तो नहीं बच गया। ठीक है, फिर जब प्री स्क्रूटिनी दब जाता है तो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं हम लोग, मतलब अपलोड कर सकते हैं। कितना क्लियर है? हाँ सर। पूरा तो सर। आपको अगर रिमोट बटन बोले, अब आप बताओ आपका ये प्रीफिल बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ। अटैचमेंट, हाँ सर। मॉडिफाई, यस सर। मॉडिफाई। हाँ सर, बन जाएगा। हाँ सर। रेडियो बटन का मतलब होता है हाँ। फ्रीक्वेंटली यूज्ड बटन इन द ई फॉर्म। जो जितनी बटन्स होती है, मॉडिफाई, प्रीफिल, अटैचमेंट, सब रेडियो बटन है। कोई दिक्कत? ये बनेगा नो आपसे? सर। नहीं सर। अच्छा, उसके चेक बॉक्स क्या होता है? तो इसमें जो हाँ। डब्बे बने हुए इसी को चेक बॉक्स बोलते हैं। ये सब जो डब्बे बने हैं, जैसे यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी लिखा है, यहाँ पे रिजोल्यूशन नंबर लिखा है, ये सारे चेक बॉक्स होते हैं। इसको अपने को फिल करना होता है हाथ से टाइप करके। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? अच्छा, चेक बॉक्स के ड्रॉप डाउन सब हट गए हैं। आपको ये करना होता है चेक फॉर्म। कर पाएंगे अपन? चेक फॉर्म कौन सा फंक्शन होता है जिसको क्लिक करते ही आपको बता देता है कोई हिस्सा छूटा तो नहीं है? क्लियर है? नहीं प्री है। हाँ। मतलब क्या होता है? यस फाइनल सर। चेक होता है। पैनल चेक। आप बताओ, इसमें कोई दिक्कत? फिर आखिरी में क्या कर नो। देते? सबमिशन कर देते, सबमिट कर देते। इतनी बटन्स होती है। हम्म। आपको ये सारी बटन क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। बिना देखे बोलो कौन कौन सी बटन है, फटाफट। कौन कौन सी बटन? प्रीफिल, रिफिल, अटैच, अटैचमेंट, अटैच, चेक फॉर्म, हाँ, चेक मॉडिफाई, बॉक्स, रेडियो बटन, मॉडिफाई और सबमिट। प्री स्क्रूटिनी। ध्यान रहेगा और आपको? सबमिट। हाँ। कोई दिक्कत इसको लेकर मन में? यस सर।
नहीं, अब चैप्टर के खात्मे पे हम आ गए, एंड पे आ गए हैं और ये चैप्टर को अब अपन खत्म करते हैं। ठीक है, हम आते हैं प्री सर्टिफिकेशन के कंसेप्ट पर। किसके कंसेप्ट पर? सर्टिफिकेशन। बेटा प्री सर्टिफिकेशन का मतलब होता है अपने ई फॉर्म को किसी प्रोफेशनल से सर्टिफाई करवाना। किसे सर्टिफाई करवाना? प्रोफेशनल से प्रोफेशनल सर्टिफाइड। से। प्रोफेशनल से सर्टिफाई कराना। अब जब मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रोफेशनल, तो इसका मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ अगर बताऊं, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग सीएस की साइन मांगता है। किसकी साइन मांगता है? प्रैक्टिसिंग सीए सीएस। सीए सीएस की साइन मांगता है। ठीक है, तो आपको जैसे मैं शो भी कर दे रहा हूँ, क्या कंपनी के लोग तो साइन करेंगे ही, साथ में ना प्रैक्टिसिंग सीए या सीएस की सिग्नेचर भी लगती होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, देखो, टू बी डिजिटली साइंड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट। ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, फुल टाइम प्रैक्टिस। तो बेसिकली बहुत सारे ई फॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिसिंग मेंबर्स की साइन लगती है। कंपनी के लोग तो साइन करेंगे, वेल एंड गुड, वो बिल्कुल सही बात है, साथ में प्रैक्टिसिंग मेंबर की भी साइन करवानी होती है। इसे प्री सर्टिफिकेशन करना बोलते हैं। आपको कितनी समझ आई? हाँ बेटा। फुल टाइम प्रैक्टिस मतलब वो कंपनी, मतलब अपॉइंट किया उसको कंपनी। होल टाइम एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी कर रहा है। ठीक है, और होल नहीं टाइम नहीं, होल टाइम मतलब होता है प्रैक्टिस। प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। कंपनी में वो अच्छा। कोई भी कंपनी उसे काम करवा सकती है। सर्टिफाई करने का ही मेन काम होता है, मतलब कंपनियों के फॉर्म पे साइन करता है, ये बताता है कि फॉर्म में कोई गड़बड़ नहीं है। आप बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। यस सर। कौन कर सकता है? सीएस कर सकते हैं, सीए कर सकता है, और सीएमए कर सकता है, जो क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले बोलो इतनी कहानी समझ आई कि नहीं? ठीक, हाँ तो सर। कौन से फॉर्म्स हैं जिसको प्री सर्टिफाई करना जरूरी होता है या करवाया जाता है? तो इनमें से आप 5 से 6 याद कर लोगे तब तो हो जाएगा काम। तो इजी इजी वाले करते हैं। रन फॉर्म को प्री सर्टिफिकेशन लगता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। INC 22 को लगता है, मतलब जब आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदलते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो प्री सर्टिफिकेशन लगता है, मतलब सीए या सीएस से सर्टिफाई करवाना होता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। वैसे जब आप अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट बनाते हो या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक बनाते हो, तो फॉर्म INC 27 लगता है। अगेन इसमें भी क्या होता है? प्री सर्टिफिकेशन लगता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। देन फॉर्म PAS3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट होता है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मतलब जितने शेयर अलॉट करे उसका डिटेल देना। ठीक, तो इसमें प्री सर्टिफिकेशन लगता है। फॉर्म PAS मतलब प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर है ना? ठीक है, यस सर। फिर फॉर्म SH7 जो होता है वो शेयर कैपिटल 7 है। तो ROC को अगर नोटिस देना है कि हम अगर अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल में चेंज कर रहे हैं, किसमें चेंज कर रहे हैं? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में। तो फॉर्म SS7 भरा जाता है, तो SS7 में भी आपको CA या CS से साइन करवाना होता है। आप बता दो, कोई दिक्कत? नहीं सर। वैसे फॉर्म CHG1 कभी भी कंपनी चार्ज क्रिएट करती है। चार्ज क्रिएट करना मतलब लोन देती है, तो लोन लेना। आप फॉर्म जमा करोगे तो उसमें प्री सर्टिफिकेशन लगता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, आप सारे लोन को पे कर देते हो, आप सेटिस्फाई कर देते हो लोन को, CHG4 जमा करते हो, इसमें आपको क्या लगता है? बेसिकली प्री सर्टिफिकेशन लगता है। कोई दिक्कत? आप एनुअल रिटर्न जमा करते हो, अपनी कंपनी का एनुअल डिटेल जमा करते हो फॉर्म MGT7 में। कौन से फॉर्म में? MGT7 में। मैनेजमेंट है, तो इसमें प्री सर्टिफिकेशन लगता है। कोई दिक्कत? हम्म। और फॉर्म MGT14 जब जमा करते हो, ये MGT14 रिजोल्यूशन के लिए होता रिजोल्यूशन पास होने के बाद। है, तो इसमें भी आपको प्री सर्टिफिकेशन करवाना होता है। तो आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट बताए, इसमें 6 भी याद कर लोगे तो बहुत है। कर पाओगे? यस हाँ सर। सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। अच्छा एक बात बताओ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हो क्या कभी बचपन में? नहीं सर। कंप्यूटर क्लास गए नहीं गए हो? स्कूल में, लैब में जाते थे। क्या पढ़ाते? जाते थे ना सर। इतना याद नहीं है। अरे उतना पढ़ाते याद है सर, हम लोग तो अपनी मस्ती में लगे रहते DM में। थे। हैं? MS DOS वोस पढ़ाते थे क्या? ऐसे एक्सेस वही सब पढ़ाए ज्यादातर अभी तो। टैली यूज करे हो? टैली नहीं सर। नहीं सर। टैली का नहीं करे। नहीं करे हो कभी? नहीं सर। नहीं। देखो क्या होता है बेसिकली ना, आज का जो जमाना है वो कोडिंग का जमाना है। कौन सा जमाना है? कोडिंग। कोडिंग।
कोडिंग वर्ड समझते हो, सारी आपकी चीजों को कोड्स में डाल दिया जाता है, और जब कोड कन्वर्ट होते हैं तो फिर आपकी भाषा में चीजें आ जाती है जो आप कहना चाहते थे। ठीक, आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है, व्हाइट हैट जूनियर करके ऐड आता है, देखे हो? बच्चों को कोडर हाँ बनाते सर, हाँ बेवकूफ बनाते हैं एक्चुअल में। हाँ सर। फीस एक बच्चे से 1.5 लाख रुपए लेते हैं, एक मॉड्यूल की 1.5 लाख रुपए फीस। ठीक, हाल फिलहाल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये समझ लो। क्या होता है, बहुत सारी ना लैंग्वेजेस होती है, जैसे डॉस कमांड, ये सुने हो क्या कभी वर्ड? हाँ सर। जावा सुने हो कभी? हाँ पाइथन, हाँ सर। हाँ ये सर सुने। ये सब सुने हो? वैसे बेटा एक फाइनेंशियल लैंग्वेज भी होती है। ये सब तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वैसे ही फाइनेंशियल लैंग्वेज भी होती है, और इस लैंग्वेज को XBRL कहते हैं। क्या कहते हैं? XBRL। आप नॉर्मली क्या करते हो, अकाउंट्स में बैलेंस शीट P&L बनाते हो ना? ठीक, आप जब बनाते हो तो क्या करते हो, इसमें एसेट का कॉलम बनाते हो, लायबिलिटी का कॉलम बनाते हो, सही बात है? हाँ है ना? P&L में आप क्या करते हो, उधर दिखाते हो सारे एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट में, और इधर इनकम एंड गेन। सही बोल रहा हूँ? इनकम एंड गेन, सही सर। XBRL सॉफ्टवेयर क्या करता है, बोलता है कि जब आप लायबिलिटी एसेट दिखाते हो तो इसका आप ओवरव्यू देते हो, ऊपर ऊपर से बताते हो, डिटेल में अंदर जाके नहीं बताते कि कौन सी एसेट है कौन सी नहीं। जैसे आप यहाँ करंट एसेट लिख दिया तो उसके अंदर सब कवर हो जाएगा, पर एक्चुअल में कौन कौन सी करंट एसेट है ये भी तो पता होना चाहिए ना। सही बात है गलत बात है? हाँ आप सर। एक्सपेंस में जैसे लिख दिया मिसलेनियस एक्सपेंस और सब चीज वही लिख दिए, तो यार मिसलेनियस का मतलब क्या, उसका डिटेल कहाँ है? तो गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती थी कि लोग ऊपर ऊपर से अपना हिसाब किताब सरकार को बताते थे। तो सरकार ने बोला कि अगर आपकी कंपनी एक प्रिस्क्राइब लेवल के ऊपर है तो आप अपनी बैलेंस शीट और P&L की फाइलिंग, मतलब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमारे पास XBRL लैंग्वेज में जमा करोगे। किसमें जमा करोगे? XBRL लैंग्वेज में। उससे क्या होता है, आपकी बैलेंस शीट और जो आपका P&L होता है, इसको क्या कर दिया जाता है, स्कैन कर दिया जाता है और कोड में बदल दिया जाता है। ये बाइनरी कोड्स होते हैं जो ऐसे होते हैं, कभी ऐसा बनाया हो क्या, कोड्स बाइनरी कोड बनते थे, लायबिलिटीज एसेट, इस हाँ तरह सर बनाए ना ऐसे। किया हाँ जाता है। बेसिकली आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बदल दिया जाता है, और आपके एक एक रुपए का डिटेल, आपने चाय कितने की पी उसका भी डिटेल जो होता है सरकार को मिल जाता है। आई बात? तो ओके सर। XBRL एक फाइनेंशियल लैंग्वेज है जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो करते हैं, गवर्नमेंट को दिखाते हैं। XBRL का जो फुल फॉर्म होता है, वो फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल डाटा या बिजनेस डाटा को कम्युनिकेट करते हो। आप बताओ, पहले बात समझ आई कि नहीं आई? XBRL का मतलब समझ आया कि नहीं आया? आगे अब इसमें दो चीजें आपको एकदम फोकस करके ध्यान रखनी होती है। एक है XBRL टैग का कंसेप्ट और दूसरा XBRL टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ XBRL टैग्स की। तो XBRL टैग्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो टैग्स का मतलब वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं जो इस फाइनेंशियल लैंग्वेज में यूज होते हैं। जैसे इसको बाइनरी कोड में बांट दिया जाता है, लायबिलिटी इज इक्वल टू 100 लायबिलिटी। ऐसे कोड देने से आपकी पूरी लायबिलिटीज या एसेट फिल हो जाती है। तो कट शॉर्ट करके एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में बोलूं तो बेसिकली टैग का मतलब होता है वो शब्द जो आप XBRL लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हो। आपको टैग का कितना समझ आया? मतलब आपको टैग का मतलब समझ आया? जैसे आप अकाउंट्स भी पढ़ते हो तो हर आइटम को बांट दिया जाता है ना अलग अलग, एक्सपेंस नाम से, लॉस नाम से, या इनकम नाम से, या गेन नाम से, ये बांटा जाता है ना, डेबिट नाम से, क्रेडिट नाम से। तो XBRL की भी खुद की अपनी लैंग्वेज है और वहां के जो शब्द होते हैं उनको टैग्स बोला जाता है। तो आप जब XBRL का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किस टैग का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, किस वर्ड का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो। आप बता दो, कोई दिक्कत? नहीं सर। टैक्सोनॉमी वर्ड का मतलब बेसिकली होता है डिक्शनरी ऑफ XBRL। इसमें बताया जाता है कि किस वर्ड का क्या मतलब है। वर्ड का मतलब टैग है और वर्ड की जो डिक्शनरी है वो क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी।
नॉमी कहलाती है। जैसे एन दबाओगे तो नेविगेट होगा, मतलब पेज आगे पीछे होगा। ए दबाओगे तो अटैच होगा। टी दबाओगे तो टेक्स्ट एंटर होगा। कितना क्लियर हुई मेरी बात? फिर बोलूं क्या? हाँ सर एक बार बताइए। हाँ सर एक बार और। कहाँ लायबिलिटी लिखना है, कहाँ एसेट लिखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक्सबीआरएल टेक्सोनॉमी मतलब डिक्शनरी ऑफ एक्सबीआरएल है, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन और सारे वर्ड एक साथ दिए हुए हैं और सबका मतलब बताया गया है कि कौन सी बटन को दबाने से क्या होता है। जैसे आप ए दबाओगे तो उसका मतलब अटैच करना होगा, आप एन दबाओगे मतलब नेविगेट करना होगा, टी दबाने से आप उसमें कुछ टाइप कर सकोगे या लिख सकोगे। अब बोलो कितना समझ आया? अब आया सर। ऊपर से क्या कि देखो, शब्दों को टैग बोला जाता है और शब्दों की जो डिक्शनरी होती है, ठीक है, पूरी बुकलेट होती है, उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। आप बताओ टैग और टैक्सोनॉमी समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। लैंग्वेज हाँ सर। लग रही है, एक बार पढ़ के देखो फटाफट उसकी लैंग्वेज को, टैग और टैक्सोनॉमी को पढ़ के देखो। टैग को पढ़ो फटाफट, जूम करूं क्या? और ये लो पढ़ो। थोड़ा सा फटाफट पढ़ना बेटा। लैंग्वेज टफ है कि समझ आ रही है? बोलो। हाँ सर समझ तो आ रहा है। नहीं, कॉन्फिडेंटली बोल आ भाई। रही सर समझ में। ये टैक्सोनॉमी पढ़ो। टैक्सोनॉमी पढ़ो। बोलो। हाँ सर ये वाला आ गया। अगर ये एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन आए तो दोनों ये का वाला आ सर। लिखना पड़ेगा, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? टैग टैक्सोनॉमी लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, ये बता दो, जल्दी बोलो। टैक्सोनॉमी समझ में आ गया सर। टैक्स टैग का वो लग रहा है थोड़ा सा। टैग का मतलब यहाँ से देखो, इन एक्सबीआरएल इंफॉर्मेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू यूनिट आइटम ऑफ डाटा। जैसे लायबिलिटी को अलग मान लेते हैं, एसेट को अलग मान लेते हैं। दीज डाटा आइटम आर असाइन मार्कअप टैग। टैग मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे साइंस बना देना, दैट मेक देम कंप्यूटर रीडेबल। जैसे अभी मैं लायबिलिटी लिखाऊं तो शायद कंप्यूटर इस चीज को एक्सेप्ट ना कर पाए, लेकिन अगर इसमें ऐसा ऐसा मैं साइन डाल के लायबिलिटी लिखूंगा तो एक कोड बन जाएगा और कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट कर देगा। यही तो टैग है। अब बोलो। हाँ सर। हाँ सर आ गया। अच्छा, एक्सबीआरएल से फायदा क्या हुआ इसके आने से? तो सबसे पहला जो हुआ, ऑटोमेशन हो गया है। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जमा हो जाती है। दूसरा, सस्ता काम है, ज्यादा महंगा नहीं है। तीसरा, तेजी से फॉर्म अपलोड होता है। आप ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली आरओसी को या गवर्नमेंट को दे पाते हो। आप बताओ इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। और क्वालिटी बेटर होती है, मतलब आपकी बेटर बैलेंस शीट जो है आरओसी के पास जमा होती है, उसको आपके ज्यादा डिटेल्स या सरकार को, जब मैं सरकार और आरओसी बोलता हूँ तो एक ही है, याद रखना, क्योंकि गवर्नमेंट को जब हमें कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है आरओसी के थ्रू ही दे रहे हैं, ठीक है? तो ये बेनिफिट है एक्सबीआरएल के, जो आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? किन कंपनियों पे अभी एक्सबीआरएल का रूल अप्लाई हो रहा है? तो ये माना जाता है कि अगर आपकी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, क्या है? या लिस्टेड आपकी है। कंपनी ऐसी है जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है? 5 करोड़ से ज्यादा है। या आपकी कंपनी ऐसी है जिसका टर्नओवर मतलब सेल्स 100 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है? या आपकी कंपनी ऐसी है जिसको गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि एक्सबीआरएल लैंग्वेज ही में आपको फॉर्म जमा करने होंगे, तो ऐसी कंपनियों को अपना बैलेंस शीट और P&L ई फॉर्म AOC4 एक्सबीआरएल जमा करके जमा करना होता है। यहाँ पे AOC का मतलब होता है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। क्या होता है? अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो आपको जैसे आरओसी के अपनी बैलेंस शीट P&L बेटा जमा करनी है ना, तो आपको कौन सा फॉर्म भरना होता है? AOC4। और अगर एक्सबीआरएल के थ्रू हो रहा है तो फॉर्म का क्या नाम होगा? AOC4 XBRL फॉर्म। आपके सिर के ऊपर से क्या ना ये? हाँ सर।
मैंने आपको ये बोला कि जैसे आपकी एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है तो आपने क्या किया, शेयर होल्डर को अपनी बैलेंस शीट दिखाया, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करी। सही बात है गलत बात? हाँ तो क्या होता है जब एनुअल जनरल मीटिंग हो जाती है उसके 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 days के आपको आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करनी होती है। तो जमा करने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उस फॉर्म को बोलते हैं ई फॉर्म AOC4। क्या बोलते हैं? अच्छा समझ आया? यस सर। और अगर आपकी कंपनी में XBRL सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने बोला गया है तो आपके लिए एक दूसरा ही फॉर्म होता है जो होता है AOC4 XBRL। मेरी नॉर्मल कंपनी है तो वो क्या भरेगी, AOC4 फॉर्म। और आपकी कंपनी अगर ऐसी है जिसका टर्नओवर जो है 100 करोड़ के ऊपर है या पेड अप कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको क्या भरना है, AOC4 XBRL। कितना क्लियर है बेटा? पूरा सर। आगे सर समझ क्या समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? ईमानदारी से बोलो। आया सर। आगे सर ये तो हट गया इनकॉर्पोरेशन रूल, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टेप्स पे आ जाओ, XBRL फाइलिंग होती कैसे। ठीक है, बहुत सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। आपको MCA की वेबसाइट पे जाके XBRL का टूल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टूल। टूल मतलब होता है सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर में अपने डॉक्यूमेंट को लोड करना होगा। क्या करना होगा? आपका डॉक्यूमेंट्स को लोड डॉक्यूमेंट करना होगा। यहाँ से आप XBRL का सॉफ्टवेयर निकाल लो। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में अपना फॉर्म AOC4 XBRL अपलोड कर दो। पहले बताओ 2 पॉइंट में कोई दिक्कत? नो सर। अब उसको वैलिडेट करो। वैलिडेट मतलब उस पर साइन कर दो। कोई दिक्कत? ये समझ आया कि नहीं है? पहले ये बताओ। 3 पॉइंट समझ आ गए? उसके बाद चेक कर दो एरर वेरर तो नहीं है। हर फॉर्म में चेक होता ही है ना? अब प्री स्क्रूटिनी कर दो, मतलब फाइनल चेक कर दो। कोई दिक्कत? फाइनल चेक नहीं सर। हो गया। अब 1 2 3 4 5 पॉइंट करने के बाद आप 8 पॉइंट पढ़ना, XBRL फॉर्म को सबमिट कर दो। ठीक, अब सबमिट जब करेंगे तो आप भी अपने बैलेंस शीट P&L को अब क्या है, MCA के पोर्टल में, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पोर्टल में XBRL फॉर्मेट में देख सकोगे। अपनी बैलेंस शीट P&L को आप पढ़ सकोगे। एकदम इजी स्टेप है। देखो, XBRL का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, उसमें अपना फॉर्म अपलोड कर दो। ठीक है, वैलिडेट करो मतलब साइन करो, बराबर चेक कर दो कोई गलती तो नहीं है, प्री स्क्रूटिनी करो, फॉर्म सबमिट कर दो। कितना क्लियर है? पूरा सर। आपको फास्ट तो नहीं बता रहा हूँ, पहले आप ईमानदारी से ये बताओ। नहीं सर, समझ आ गया। बाकी लोग को बेटा फास्ट तो नहीं लग रहा है? नहीं सर आ रहा है समझ में एकदम क्लैरिटी से। साक्षी कितना सर। समझ आ रहा है बेटा? श्रुति कितना समझ आ रहा है? आ गया सर। अभी तक जितना पढ़े ई गवर्नेंस में सब कुछ समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। आ गया सर। हाँ सर। इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से हमको करना है। इसमें आपको मैंने सारी चीज बता दी है, कुछ छोटी मोटी बातों को छोड़कर, क्योंकि छोटी मोटी बातें इसलिए छोड़कर। तो इसमें छोटी मोटी बातों में एक ये शॉर्ट नोट में आता है आपको कभी कभी। क्या लिखा है? पढ़ो, क्या लिखा है? बोलो जल्दी बोलो, क्या लिखा है वहां? STP फॉर्म रूल 10। STP मतलब होता है बेटा ऑटो अप्रूवल। कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसको ROC देखता भी नहीं है, डायरेक्ट वो अप्रूव हो जाते हैं, अपलोड हो जाते हैं, उसकी चेकिंग तक नहीं होती है। ऐसे फॉर्म को STP फॉर्म्स बोला जाता है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। मतलब मैंने अपलोड किया, आपके डायरेक्ट वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा और किसी तरह की कोई चेकिंग वेकिंग इसमें होती ही नहीं है। कितना समझ में आया? एग्जांपल दूं क्या? हाँ सर, एक बार दीजिए ना। ये देखो, जैसे क्या होता है, आप ना आज की डेट में कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करते हो तो कौन सा फॉर्म जमा किया जाता है बताओ? आपको उस दिन बताया था मैं, याद करो। ई फॉर्म, DIR कौन सा? DIR 2। 12। अब जैसे इस फॉर्म को फिल करोगे और इसको जब अपलोड करोगे तो क्या होगा, इमीडिएटली इसका अपडेट जो है वो वेबसाइट पे हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए ROC टाइम नहीं देता बिल्कुल भी, वो बोलता है ऑटो अप्रूवल है क्योंकि डेली बेसिस के काम है। लेकिन अगर आपने जैसे रन फैसिलिटी का यूज करके नेम चेंज किया, क्या किया?
नेम चेंज। Name change. सबसे पहले इसको चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर वो बताएगा कि उसने फॉर्म को अप्रूव किया कि रिजेक्ट किया। तो जिन फॉर्म्स को आरओसी चेक करता है वो अप्रूवल सिस्टम पे जाती है, और जिनको चेक नहीं करता वो डायरेक्ट अपलोड हो जाती है, और उसे क्या बोला जाता है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग बोला जाता है। मतलब अपलोड करो वो चेक्ड माना जाएगा। कितना क्लियर है? अच्छे से याद आ दूंगा। अच्छे से सर। अच्छा, नेक्स्ट रीसबमिशन का कंसेप्ट बेसिकली ये बोलता है कि अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी या खामी होती है तो आरओसी आपको ये बोल सकता है कि ये एरर है आपके फॉर्म में और आप उस एरर को करेक्ट करो। और करेक्शन के लिए बेसिकली आपको क्या करना होता है, वापस से फॉर्म रीसबमिट करना होता है। क्या करना होता है? रीसबमिट करना होता है। तो जब आप रीसबमिट करते हैं तो आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं दी जाती है, बस आपसे ये पूछा जाता है कि गलती क्या थी और उस गलती को आपने कैसे सुधारा। उसके लिए आप एक फॉर्म जमा करते हो जिसको GNL फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? GNL। आपको बहुत सारी डिटेल में दे रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना बेटा, इसको एक बार देख जरूर लेना। रीसबमिशन का मतलब होता है आपने फॉर्म जमा किया, फॉर एग्जांपल मैंने DII 12 फॉर्म जमा किया, या मान लो मैंने एक चार्ज का फॉर्म जमा किया, CH जीवन मतलब होता है मैं अपने लोन को रजिस्टर करा रहा हूँ। अब इसमें कुछ एरर है तो आरओसी मेरे को बोलेगा सर आप इसको रीसबमिट कर दो। क्या कर दो? रीसबमिट। तो जब मैं रीसबमिट करूंगा तो मैं इस फॉर्म को तो सबमिट करूंगा, साथ ही साथ मेरे को एक और फॉर्म भरना होता है जिसको GNL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GNL। इसमें मैं बताता हूँ कि मेरे से गलती क्या हुई थी और मैंने गलती को कैसे सुधारा। आप बोलो, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। आपको अभी तक क्लियर है चैप्टर? हाँ सर। रेस्ट इस चैप्टर में करने वाली कोई चीज नहीं, आपका ये पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, इतना पढ़ना है चैप्टर। आप कर पाओगे आप? यस सर। तो अब आपके कितने चैप्टर हो गए? 8 चैप्टर हो गए। कल का टारगेट खत्म हो गया क्या? शेयर एंड शेयर कैपिटल वाला हो गया खत्म? हाँ सर, वाला खत्म हो गया। अच्छे से एक एक चीज आती है, बोल सकता ईमानदारी हूँ। से बोलना। ऑप्शन कितने टाइम में यूज करना होता है अपने को जब मिलता है तो? 1 ईयर। वेरी गुड। ये बता, डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? हाँ सर अभी याद चला निकल गया। अच्छा, ये बता, अगर मैं पर शेयर, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट रहता है वो, मैं आपको शेयर ऑफर कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ और कंसिडरेशन अदर देन कैश दे रहा हूँ, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। ये तो एग्जाम में दिख पाओगे कि नहीं दिख पाओगे ये बताओ। हाँ सर। ठीक, तो ये ई गवर्नेंस का खत्म हो गया है। अब पार्ट ए के समापन। अच्छा एक बात बताओ, जब लास्ट टाइम पढ़ रहे थे तुम मेरे से, लास्ट टाइम मतलब जब तुम एडमिशन लिए थे तो पार्ट बी का मैं बहुत सारा हिस्सा करा दिया ना क्या तुम लोग को? नहीं सर, ये ई-गवर्नेंस का आधा हुआ था। पार्ट बी करे ही नहीं थे उस टाइम अपन? नहीं करे थे। पार्ट भी ज्यादा बड़ा नहीं है, जो मेन बड़ा हिस्सा था पार्ट ए ही था जो अब खत्म होने वाला है। पार्ट बी आपको बहुत आराम से जल्दी हो जाएगा, है ना बेटा? ओके सर। ठीक है बेटा, ये आप करो, आपके लिए काफी है। आज कल नया चैप्टर सुबह 8:30 बजे करेंगे, है ना? बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा।